हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एसक्यूटिव प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया डेली की तरह आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। हम लोग डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को कवर करते हैं, बेसिकली 7-8 टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में लेकर के आते हैं और उसके बाद फिर उसके सॉल्यूशन को डिटेल हम लोग देखते हैं, ताकि हम लोग डेली अगर इस तरह से करेंगे तो एट द एंड ऑफ द वीक और एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास काफ़ी करंट अफेयर्स के कंटेंट हो जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपको आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 30 सितंबर का करंट अफेयर्स और देखते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, खास करके 70 बीपीएससी के लिए। ओके, ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस द वृंदावन ग्राम स्कीम एंड गीता भवन प्रोजेक्ट। क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या फिर डी आसाम। आप कैस कर सकते हैं कुछ जो भी आपको ऑप्शन लग रहा है। बेसिकली क्या है, देखो यहाँ पे एक ट्रैप भी है कि आपको बहुत बार ऐसा लग सकता है कि शायद उत्तर प्रदेश सही आंसर होगा, लेकिन जो सही आंसर है दैट इज सी, मध्य प्रदेश। ठीक है ना, थोड़ा सा आप लोग जब भी कोई आंसर सही लगे और ऑप्शन ए में रहे तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना उस समय। ओके, देखते हैं हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इसको। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लेड बाय चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, ठीक है, ये भी ध्यान रखो, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यादव लॉन्च द वृंदावन ग्राम स्कीम। ओके, वृंदावन ग्राम स्कीम टू डेवलप मॉडल विलेजेस फोकस ऑन काउ प्रोटेक्शन। तो बेसिकली जो वृंदावन ग्राम स्कीम है उसका मुद्दा क्या चीज है, काउ प्रोटेक्शन का। ओके, ध्यान रखना, काउ प्रोटेक्शन और उसके बाद फिर रूरल डेवलपमेंट। तो ये बेसिकली दो आपका फोकस मेजर एरिया है जिसपे कि आपका वृंदावन ग्राम स्कीम काम कर रहा है। ठीक है, वृंदावन ग्राम स्कीम ऐसे भी आप समझ रहे हैं कि ग्राम का नाम आ रहा है तो ग्राम का डेवलपमेंट है, साथ ही आपको क्या ध्यान देना है, काउ प्रोटेक्शन के ऊपर भी ध्यान देना है। ठीक है, काउ से रिलेटेड चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए ध्यान दीजिए इस पे। देखो, द ग्राम पंचायत फ्रॉम ईच ऑफ द स्टेट्स 313 blocks will be selected and renamed वृंदावन ग्राम। ओके, तो जो भी ग्राम पंचायत हैं, ओके, 313 ब्लॉक्स में वो सब उनको सेलेक्ट किया जाएगा, दैट विल बी रीनेम्ड एज वृंदावन ग्राम। ठीक है, ईच चूजन विलेज विल इस्टेब्लिश अ गौशाला। वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आपके ग्राम चूज की जा रहे, जो भी आपके सिलेक्टेड विलेजेस हैं, ओके, उनका एक क्या मकसद होगा, गौशाला बनाने का। ओके, गौशाला बेसिकली ऐसा जगह होता है जहाँ पे गायों का देख रेख किया जाता है। ठीक है ना, बेसिकली क्या प्रॉब्लम है हमारे देश में, गाय जब तक आपके लिए एक तरह से मतलब बेनिफिट है, मतलब कि आप उसका मतलब आप उससे व्यापार कर सकते हैं, आप उसके दूध के बाद फिर मिल्क का सेल परचेज कर सकते हैं, तो तब तक लोग उसको यूज़ करते हैं। लेकिन एक बार जब गाय बूढ़ी हो जाती है, जब दूध देने की उम्र खत्म हो जाती, तो मतलब ऐसे छोड़ दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है, तो वो चीज़ सही नहीं है। फिर वो रोड पे या इस तरह भटकते रहती हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है हमारे लिए। ओके, तो उसी के लिए एक गौशाला बनाया गया है। ठीक है ना, तो हर एक विलेज को गौशाला बनाना है टू प्रमोट काउ वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन। ओके, तो बेसिकली काउ वेलफेयर और काउ प्रोटेक्शन के लिए आपका ये सब गौशालाएं काम करेंगी। ठीक है ना, ओके। द स्कीम एम्स टू इंक्रीज, अब बेसिकली इसका इस स्कीम का एम क्या है, द स्कीम एम्स टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन बूस्टिंग फार्मर्स इनकम। बेसिकली इससे क्या होगा कि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि डायरेक्टली ये फार्मर्स के इनकम को बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल पॉइंट है। आगे देखते हैं हम लोग, इन अ पैरेलल इनिशिएटिव, इसके साथ ही हम लोग जो क्वेश्चन किए थे तो उसके साथ ही आपका गीता भवन के बारे भी लिखा हुआ था। तो जानते हैं गीता भवन क्या चीज है, तो देखो, इन अ पैरेलल इनिशिएटिव, इसके साथ ही मतलब गीता भवन सेंटर्स विल बी established इन एवरी अर्बन एरिया। ओके, ध्यान रखना यहाँ पे कि गीता भवन जो है वो अर्बन एरियाज में बनाया जा रहा है। ठीक है, और आपका जो ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करके हम लोग क्या बना रहे थे, गौशाला बना रहे थे। ठीक है, जिसका नाम क्या था, वृंदावन ग्राम। ओके, ध्यान रखना, वृंदावन वन वन जो ग्राम है दैट इज इन विलेज एरियाज, ये तो पता ही चल रहा है आप लोग को, और अर्बन एरियाज में बेसिकली क्या है, गीता भवन। ओके, गीता भवन। अब इसका काम क्या होगा, बेसिकली इसका काम है टू स्प्रेड स्पिरिचुअल नॉलेज। ओके, स्पिरिचुअल नॉलेज फोकसिंग ऑन टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता, वेरी इंपॉर्टेंट, भगवत गीता एंड लॉर्ड कृष्णा। तो कहीं ना कहीं ये आपको जो भी है, आपको कहीं ना कहीं एक धार्मिक एंगल पे लेके जा रहा है, एक हिंदू कल्चर, एक हिंदू कस्टम से आपको ये पर्टिकुलर प्रोग्राम कनेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, जैसे कि गौशाला का बनवाना, ठीक है, गाय की संरक्षण, गाय का प्रोटेक्शन, उसके बाद फिर आपका जो टीचिंग्स है भगवत गीता का उसको स्प्रेड करना। ओके, जो लॉर्ड कृष्णा की टीचिंग्स है उनको स्प्रेड करना अलॉन्ग विथ अदर स्पिरिचुअल टेक्स्ट, इसके साथ ही जो भी और
धार्मिक चीजें हैं जो भी और स्पिरिचुअल टेक्स्ट है उनको भी स्प्रेड करना मकसद है आपका गीता भवन और वृंदावन ग्राम स्कीम का। ठीक है, बेसिकली कौन सा स्टेट है, तो मध्य प्रदेश स्टेट है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, HIRM 2 बैलिस्टिक मिसाइल, HIRM 2 बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री, कौन से देश के द्वारा अभी हाल ही में HIRM 2 नामक बैलिस्टिक मिसाइल बनाया गया है। आपके ऑप्शन है ए इंडिया, बी चाइना, सी जापान या फिर डी यूक्रेन। देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो बेसिकली यूक्रेन के द्वारा आपका HIRM 2 बैलिस्टिक मिसाइल बनाया गया है। आइए थोड़ा लोग जानते हैं HIRM 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे। तो देखो, यूक्रेन सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यूक्रेन ने पहला अपना बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाया नेम्ड एज HIRM 2 डेवलप्ड बाय इट्स डिफेंस इंडस्ट्री। ओके, अब HIRM 2 के बारे में थोड़ा जानते हैं। HIRM 2 इज आल्सो नोन एज ग्रीम ग्रूम और OTRK सप्सान। ठीक है, तो मल्टीपल नेम्स है, आप लोग HIRM 2 ही याद रखें, ठीक है ना। ग्रीम ग्रूम और OTRK सप्सान इसका लोकल वेरिएंट्स नाम है। इस यूक्रेनियन, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये बेसिकली किस टाइप का मिसाइल है, तो ये एक तरह का शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है HIRM 2। ओके, कौन से कंट्री का है, दिस इज डेवलप्ड बाय यूक्रेन। ठीक है ना, नए नए मिसाइल्स, नए नए बैलिस्टिक मिसाइल्स अगर कोई कंट्री बनाता है तो आपसे कहीं ना कहीं एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज पार्किंसन डिजीज रिसेंटली मेंशन इन न्यूज। ओके, पार्किंसन रोग क्या है जिसे हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया है। आप लोग इसको पहले से भी सुनते हुए आए होंगे, इन केस अगर आप नहीं सुने हैं तो ये पार्किंसन डिजीज काफी फेमस है, काफी दिनों से चल रहा है। ओके, उसमें आते रहता है। आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिजीज, ये किस तरह का बीमारी है। ओके, आपके ऑप्शन है, ए क्या ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, ठीक है, बी क्या ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, सी क्या ये एक तरह का प्लांट्स का डिजीज है, या फिर डी क्या ये एक तरह का रेस्पिरेटरी डिजीज है। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा, पार्किंसन डिजीज है ना, ये एक तरह का न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। ठीक है, ध्यान रखें, मतलब न्यूरॉन्स का एक तरह का बीमारी है। हम लोग आइए डिटेल में देखते हैं इस चीज को, आखिर क्यों होता है और इसका इलाज कैसे हो सकता है। आइए देखते हैं। देखो, जो भी रिसर्चर्स है उन्होंने अभी हाल ही में एक्सप्लोर किया है कि माइटोकॉन्ड्रियल डायनामिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। देखो, किसी भी सेल में ना माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक तरह का पावर हाउस का काम करता है। पावर हाउस बोलने का मतलब क्या है, एनर्जी। ठीक है ना, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसको एनर्जी सप्लाई करता है किसी भी सेल के लिए। ठीक है, तो कौन करता है ये काम, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। आप ऐसे भी बायोलॉजी में अपने पढ़ोगे, विच इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, देन दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, तो देखते हैं हम लोग। तो रिसर्चर्स को अभी क्या पता चला है कि रिसर्चर्स हैव एक्सप्लोर्ड, उन्होंने पता लगाया है कि माइटोकॉन्ड्रियल डायनामिक्स, मतलब कॉन्ट्रिया में हम लोग चेंज करके पार्किंसन डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रियल डायनामिक्स टू ट्रीट पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल में को चेंज करके। आगे क्या लिखता है देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल पार्किंसन डिजीज इज अ न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर कॉज्ड बाय ब्रेन सेल्स डेथ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब पार्किंसन डिजीज हम लोग तो समझ में आ गया कि एक तरह का न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें आपका न्यूरॉन सही से काम नहीं करते, नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करता। ठीक है ना, तो आपको जानना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ये न्यूरॉन्स का डीजेनरेशन, न्यूरॉन्स का मतलब समझो कि तरह से काम सही से क्यों नहीं करते, तो वो एक्चुअली ब्रेन सेल डेथ, मतलब कि कहीं ना कहीं आपके जो मस्तिष्क में जो सेल है, कोशिकाएं हैं, वो काम करना बंद कर देती है। उनकी मृत्यु के कारण, ब्रेन सेल की मृत्यु के कारण आपका क्या होता है कि पार्किंसन डिजीज आपको होता है। ठीक है ना, अगर हम लोग जाने कि आखिर इसका कारण क्या है, रीजन क्या है, तो देखो इसका कारण है एनवायरमेंटल टॉक्सिक प्रोटीन्स लाइक दोज इन मैंगनीज। बेसिकली क्या है कि एनवायरमेंट जो भी टॉक्सिक गैसेस है या फिर टॉक्सिक कुछ भी केमिकल हो जिसमें कि क्या मौजूद हो, मैंगनीज। ठीक है, तो अगर इस तरह के कोई भी केमिकल्स हैं एनवायरमेंट में जिसमें कि मैंगनीज मौजूद है, वो क्या करता है, उसे कारण से पार्किंसन डिजीज इंड्यूस होता है। बोलने का मतलब कि एनवायरमेंट में कुछ पॉल्यूशन, ऐसे पॉल्यूशंस जिसमें कि मैंगनीज प्रेजेंट है। ठीक है ना, मैंगनीज अगर प्रेजेंट है उसमें, तो उसके कारण क्या होता है, आपका पार्किंसन डिजीज होने का चांसेस बढ़ जाता है। कॉजेज माइटोकॉन्ड्रियल फ्रेगमेंटेशन एंड डिसफंक्शन। ओके, तो जो मैंगनीज प्रेजेंट है एनवायरमेंट के टॉक्सिक सब्सटेंसेस में, उससे कारण क्या होता है, उससे कारण आपका
माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना उसमें डिसफ्रेगमेंटेशन आ जाता है, मतलब कि वो अलग अलग पार्ट में विखंडन हो जाता है, उस बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो एज अ होल यूनिट नहीं काम कर पाता, जिस कारण से क्या होता है आपका ब्रेन सेल्स डेथ करते हैं। ब्रेन सेल्स डेथ करने के कारण आपका क्या होता है कि आपको पार्किंसन डिजीज हो जाता है, जिसमें कि आपके न्यूरॉन्स डीजनरेट मतलब विखंडन हो जाता है, सही से काम नहीं करते आपके न्यूरॉन, ठीक है ना। आई थिंक काफी डिटेल इसको कवर किया है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे कॉजेज और ट्रीटमेंट का भी पता लगाया गया है कि माइटोकॉन्ड्रियाज में हम लोग चेंजेस करके पार्किंसन डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, काफी हमेशा ये चर्चा में रहता है ये डिजीज, ठीक है ना। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि एवरग्रीन करंट टॉपिक्स बन जाते हैं। ओके, मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, recently the Uttar Pradesh government has announced the construction of Vedic 3D museum in which city? ओके, तो आपको बताना हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है। आपके ऑप्शन से ए कानपुर, बी अयोध्या, सी वाराणसी या फिर डी लखनऊ। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा डेट इज सी वाराणसी, ठीक है। ये सबको नोट डाउन करके रखिए, आपको किसी भी तरह फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए जानते हैं थोड़ा डिटेल हम लोग इसके बारे। तो देखो, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ वैदिक 3D म्यूजियम एट संपूर्ण आनंद संस्कृत यूनिवर्सिटी इन वाराणसी। ओके, बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक वैदिक 3D म्यूजियम बनाया है, ठीक है, जिसे कहाँ खोला गया है, संपूर्ण आनंद संस्कृत यूनिवर्सिटी इन वाराणसी, ठीक है। द म्यूजियम विल फोकस ऑन इंडियन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड वैदिक लिटरेचर। तो बेसिकली इसका फोकस कहाँ कहाँ है, तो इसका जो संग्रहालय है इसका बेसिकली फोकस है आपका ज्योतिषी में, खगोल विज्ञान, ठीक है ना, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और वैदिक साहित्य यानी कि वैदिक लिटरेचर में इसका फोकस रहेगा आपका, किसका, वैदिक 3D म्यूजियम जो कि वाराणसी में खोला गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश वाराणसी में। तो कास्टिंग द इवोल्यूशन ऑफ वैदिक ट्रेडिशन, बेसिकली इससे यही पता चलेगा कि हमारे जो वेद शास्त्र हैं, वैदिक ट्रेडिशंस जो है हमारे किस तरह डेवलप किए गए, ठीक है ना। ओके, तो ये संपूर्ण आनंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी में आपका बोला जा रहा है, क्या चीज, वैदिक 3D म्यूजियम बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। आई थिंक सफिशिएंट है। आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। okay. अगला क्वेश्चन है, मदिरा रिवर रिसेंटली सीन इन न्यूज फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन विच टू साउथ अमेरिकन कंट्रीज। अब ये आ गया कहीं ना कहीं आपके इंटरनेशनल लेवल का आपका मैपिंग का क्वेश्चन, ठीक है ना, वर्ल्ड मैप से आपका मैपिंग क्वेश्चन आ गया कि हाल ही में खबरों में देखी गई मदिरा नदी किन दो दक्षिण अमेरिकाई देशों के बीच सीमा बनाती है। आपके ऑप्शन है ए इक्वाडोर एंड कोलंबिया। ओके, ये सारे जो कंट्रीज हैं आपके साउथ अमेरिका में हैं, आपको इसी में आंसर बताना है, वहीं पे मतलब बेसिकली वो बॉर्डर बनता है। तो ऑप्शन है आपके ए इक्वाडोर कोलंबिया, बी बोलिविया ब्राजील, सी चिली एंड पेरू या फिर डी अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। तो कौन से दो देश के बीच आपका मदिरा रिवर जो है एक तरह का बाउंड्री बनाती है, जो कि अभी न्यूज में है। तो देखो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोलिविया एंड ब्राजील, ठीक है, बोलिविया और ब्राजील के बीच में आपका मदिरा रिवर फ्लो करती है। आइए जानते हैं कि न्यूज में क्यों आई, ठीक है। देखो, रेसिडेंट्स नियर मदिरा रिवर, ओके, बोलने का मतलब कि जो भी मदिरा रिवर के बगल में रहते हैं, जो भी वहाँ के मतलब वहाँ के स्थायी निवासी है या फिर निवासी हैं, ओके, रेसिडेंट्स नियर द मदिरा रिवर इन अमेजन फेसेस सीवियर चैलेंजेस ड्यू टू हिस्टोरिकल लो वाटर लेवल्स। बोलने का मतलब क्या कि वहाँ पे जो रेसिडेंट्स हैं, वहाँ के जो निवासी हैं आपके मदिरा रिवर के आसपास जो रहते हैं, वो भी बहुत मतलब हाई लेवल का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली तो प्रॉब्लम वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो मदिरा रिवर है उसका पानी का लेवल काफी लो हो गया है, क्योंकि उनके लिए बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गया है वहाँ के रेसिडेंट्स लोग के लिए, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या है कि हिस्टोरिकली मतलब ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि इतना पानी का लेवल लो हो जाए मदिरा नदी में, जिस कारण से वहाँ के रेसिडेंट्स काफी परेशान हैं। एमिड अ सीवियर ड्राउट, जिस कारण बहुत मतलब वहाँ पे सूखा पड़ गया है, ठीक है ना, एक तरह से समझो कि सूखा पड़ गया है, ड्राउट का कंडीशन बन गया है। आगे लिखा हुआ है कि द मदिरा रिवर इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द अमेजन रिवर, ओके, तो अमेजन रिवर विच इज अ वेरी लार्जेस्ट रिवर, ओके, तो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर, तो मदिरा रिवर जो है वो अमेजन रिवर का ही आपका ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। बस ऐसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है कि मदिरा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, ओके, तो अमेजन, ध्यान रखना। इट फॉर्म्स अ 100 किलोमीटर बॉर्डर बिटवीन बोलिविया एंड ब्राजील। तो बेसिकली ये जो मदिरा रिवर है ये लगभग 100 किलोमीटर का बाउंड्री बनाती है, किसके किसके बीच में, बोलिविया और
ब्राजील के बीच में। ओके, तो आई थिंक आपको करंट का पर्सपेक्टिव भी दे दिया कि बहुत लो लेवल हो गया है मध्य रिवर में। ओके, और आपका थोड़ा ज्योग्राफी का कनेक्ट दे दिया, ज्योग्राफी का मैपिंग का, कि वह 100 किलोमीटर का बॉर्डर बनाती है बिटवीन बोलिविया एंड ब्राजील और अमेजन रिवर की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, आई थिंक यहाँ से आप बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, रिसेंटली रशिया एंड चाइना लॉन्च द ओशियन 24 नेवल एक्सरसाइज। ओके, रशिया और चाइना ने अभी हाल ही में ओशन 24 नेवल एक्सरसाइज लॉन्च किया है। आपको बताना है कि ये कौन से वाटर बॉडी में लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शंस है ए ब्लैक सी, बी साउथ चाइना सी, सी सी ऑफ जापान, या फिर डी रेड सी। और ये जो क्वेश्चन है आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डील किया गया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर प्रीवियस क्लास को देखें, जिससे इसके साथ क्या होगा कि आप इस क्वेश्चन को तो जानेंगे ही, इसके साथ कुछ 7-8 टॉपिक्स और होंगे, उसे भी आप लोग जान पाएंगे। ठीक है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर पिछला क्लासेस का क्वेश्चंस देखें आप लोग, और इसका भी अगर आंसर पता है तो कमेंट करें, और नहीं पता है तो नॉलेज को गेन करें प्रीवियस वीडियो से। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली वोन द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। ओके, तो नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस के लिए अभी विच मिनिस्ट्री, कौन से मिनिस्ट्री को अवार्ड मिला है, बेसिकली कौन से फील्ड में, और पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव। ओके, तो क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली वोन द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2024 फॉर पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव। आपके ऑप्शंस है ए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। वैसे तो देखो बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, ओके, लेकिन अगर आप ज्यादा सोचोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है ना, इसका सिंपल है, पोषण के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, पोषण के बारे में बात कर रहा है तो हम कौन सी मिनिस्ट्री को हिट करेंगे, सिंपल, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ही बेसिकली क्या होता है आपका, कि पोषण से रिलेटेड चीजों को ट्रैक करता है, या पोषण से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स होता है उसको करता है। ठीक है ना, देखो आगे देखते हैं हम लोग इसको सॉल्यूशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट won the national award for e-governance 2024। ओके, तो मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को तुम्हारा नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस मिला गया है, किस लिए, फॉर द पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव। द पोषण ट्रैकर मॉनिटर्स, अब बेसिकली क्या है, अवार्ड किसके लिए मिला, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि ऑनलाइन वे में किसी चीज को गवर्न करना। ओके, तो अभी हाल ही में मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो पोषण ट्रैकर, बोलने का मतलब कि उसके थ्रू ये इस इनिशिएटिव से वो चेक कर रहा था कि आखिर किस लेवल, किस एज ग्रुप के बच्चों में किस तरह का पोषण अवेलेबिलिटी, मतलब उनको पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, तो इस कारण से उनको अभी हाल ही में पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव के कारण ई गवर्नेंस अवार्ड मिला दिया गया है। ओके, अगर हम लोग बात कर लें कि पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव जो था, ओके, वो कहीं ना कहीं कौन से एज ग्रुप के बच्चों को कवर करता था, ये क्वेश्चन आपको बन सकता है कि पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव जो कि हिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का चल रहा था या चल रहा है, तो बेसिकली कौन से एज ग्रुप के बच्चों को कवर करता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 0 to 6 ईयर, मतलब जीरो से शून्य से 6 साल के बच्चों को आपका पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव कवर करता है। ठीक है ना, तो आई थिंक ये डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल गया, इससे ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया जा सकता, मतलब क्वेश्चंस को नहीं घुमाया जा सकता। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें। हम लोग डेली कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा ही सही आपको कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का विश्लेषण जरूर दिया जाए, जिससे कि क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास काफ़ी ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं आप 70th बीपीएससी में करंट अफेयर्स के सेक्शन में और बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन में भी, क्योंकि मैं क्या करता हूँ करंट अफेयर्स को स्टैटिक के थ्रू डील भी करता हूँ, तो आपको दोनों में फ़ायदा मिले और आप कहीं ना कहीं अपने आप को मेंस में पाएँ इस 70th बीपीएससी के एग्जाम के बाद। ओके, मिलते हैं आपसे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।